सो हाय गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। पहले सवाल करेंगे। पावर के लास्ट क्लास में हमने पावर पढ़ा था। पहले पावर के सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग चॉक कॉइल करेंगे। चॉक कॉइल के बाद हम लोग ट्रांसफार्मर करेंगे। बराबर है? यस यस यस। तो बहुत सिंपल है। अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट लेक्चर में पावर वाले सारे फॉर्मूले रिवाइज नहीं करें तो एक बार कर लो। पहले सारे फॉर्मूले, आपको पावर एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास पहला सवाल है। बिना टाइम बर्बाद करें, पहला सवाल आप ही के खिदमत में पेश है। मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद करो इस सवाल को। एन इंडक्टर एंड अ बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स। एक इंडक्टर है और एक क्या है? एन इंडक्टर एंड अ बल्ब। अच्छा, बल्ब है, बल्ब है। आओ आंसर। देखो भाई, अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं, हालांकि जरूरत नहीं है पर फिर भी अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है। ये हो गया इंडक्टर, इसका ये हो गया इंडक्टर एंड अ बल्ब। बल्ब से उसका कहने का मतलब रजिस्टर है। बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होता है ना, तो बल्ब से उसका कहने का मतलब रजिस्टर है। हालांकि चलो मैं बल्ब बना रहा हूं, लेकिन बल्ब से मतलब क्या है? रजिस्टर। ये एक एसी सोर्स है। ये क्या है? एक एसी सोर्स है। कनेक्टेड इन एसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट एसी सोर्स दे रखा है। गिवन क्या है? वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट। हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। करंट दे रखा है 2 एम्पियर का। करंट फ्लोज इन अ सर्किट एंड फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज पाई बाय 4। वोल्टेज और करंट का जो फेज एंगल है फाई कितना है? पाई बाय 4। फाई है पाई बाय 4। फाई क्या है? पाई बाय 4। फेज एंगल, हाँ फाई क्या है? फेज एंगल, पाई बाय 4 रेडियन। कैलकुलेट द इम्पीडेंस एंड द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है इम्पीडेंस और सेकंड हमें निकालना है इंडक्टेंस। यानी हमें निकालना है Z और हमें निकालना है क्या क्या? इंडक्टेंस क्या हो गया? XL। बराबर है? यस, ठीक है। इंडक्टेंस से L निकालना है, सॉरी। ठीक है, पहले निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमें निकालना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? Z, वी नो दैट। यस, Z निकालना है। Z कैसे निकालेंगे? Z निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको Z क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस। इनका टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ से टोटल वोल्टेज और करंट निकला टोटल I, तो हमें पता है सिंपल क्या होता है। Z इज इक्वल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या वैसे ही नॉर्मल सॉल्व कर लो। वी नो दैट क्या होगा? V इज इक्वल टू I इंटू Z। वी आर एम एस, ऐसे अगर वी आर एम एस से करना, वी आर एम एस से कर लो। वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू में Z। यही होता है, यही होता है। तो यहां से Z क्या आ जाएगा बच्चा? V कितना है? V है हमारे पास 12 और करंट कितना है? करंट हमारे पास 2 एम्पियर। तो 12 बाई 2 कितना आ जाएगा Z बच्चा? 6 ओम। एक सेकेंड, 6 ओम। तो Z कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 ओम। तो Z आ गया हमारे पास, 6 ओम, खत्म। Z हमने निकाल दिया। सेकंड कह रहा है कैलकुलेट द इंडक्टेंस। अब सेकंड हमें इंडक्टेंस निकालना है, L निकालना है। अब L कैसे निकाला जाए यार? L कैसे निकाला जाए LCR सर्किट का? Z पता लग गया है, L निकालना है। Z पता लग गया है, L निकालना है। और कुछ दे रखा है? Z पता लग गया है, L निकालना है हमें। हमें रेजिस्टेंस दे रखा है? नहीं, हमें करंट दे रखा है। बस ठीक है, निकल जाएगा। दिखाओ कैसे। देखो, अगर मैं यहां से बोलूं, देखो आओ कोशिश करते हैं निकालने की। सेकंड हमें निकालना है L। L क्या होता है बेटा? L का सिंपल फॉर्मूला होता है, दिमाग लगाते हैं। L का हमारे पास, सॉरी, XL का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओमेगा L। तो यहां से हमें XL निकालना पड़ेगा। ओमेगा होता है 2 पाई म्यू, खैर वो तो निकल जाएगा, है ना? है ना? हाँ। तो 2 पाई म्यू और यहाँ पे क्या हो जाएगा? L। म्यू तो हमें दे रखा है। अब बात है XL की। XL नहीं दे रखा है। अब XL कैसे निकालेंगे?
एक्सएल निकालने का एक तरीका हमारे पास क्या होता है, z इज इक्वल टू में अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। पर क्या हमें आर दे रखा है? नहीं, हमें आर नहीं दे रखा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, अगर मैं यहाँ से पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर। अगर मैं, क्योंकि जेड तो मैंने निकाल लिया है, जेड तो मैंने यहाँ से 6 निकाल लिया। अगर मैं यहाँ से आर निकाल दूं, अगर मैं आर निकाल दूं तो आर को यहाँ पुट कर दूंगा, एक्सएल भी निकल जाएगा, हाँ या ना। तो मतलब पहले मुझे आर निकालना है। आर कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए? अब ये सवाल देख के कोई बच्चा समझेगा नहीं कि थोड़ा पावर फैक्टर का सवाल है ये, मतलब घुमा के आपको दे रखा है, लेकिन पावर का ही सवाल है। देखो मतलब सवाल तो कोई सा भी हो, एलसीआर के अंदर घूमता ही रहता है दरअसल। देखो अब एल निकालने के लिए सबसे पहले आपको आर निकालना है। तो आपको पता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जो कि हमारे पास क्या है, कॉस फाई। कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, आर बाय जेड। याद है कल वाला फॉर्मूला, आर बाय जेड, आर बाय जेड, यस। तो आर बाय जेड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चा क्या, कॉस फाई। बेटा कॉस फाई पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर फॉर्मूला आर बाय जेड। और फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। अरे फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। तो कॉस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया, आर बाय जेड। अगर इसको आगे सॉल्व करूं, cos पाई बाय 4 यानी कि पाई कितना होता है, 180, 180 डिवाइड बाय 4 45। cos 45 क्या होगा, 1/√2 इज इक्वल टू आर बाय जेड। जेड कितना है, 6। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, यहाँ से आर मेरे पास आ जाएगा 6/√2, 6/√2 ओम, बराबर है। आर आ गया 6/√2 ओम। नाउ अब वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, z इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट। बेटा z इज इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट एक्सएल का एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर। हाँ सॉरी, एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो यहाँ से z क्या हो जाएगा, लेकिन एक्सी तो है नहीं, तो एक्सएल एक्सएल है, तो क्या आ जाएगा, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ से एक्सएल क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सएल क्या आ जाएगा, तो एक्सएल आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू में जेड स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। जेड कितना है बच्चा, जेड है 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर माइनस में ये कितना है, आर कितना है, आर है 6/√2 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 36/2। तो कितना आ जाएगा, 36/2 18, बचेगा कितना 18। तो एक्सएल बचा 18, एक्सएल क्या हो जाएगा, √18। यहाँ से 18 ही बचेगा ना, ये 18 पे जाएगा और 36 में से 18 गए तो 18 ही बचेगा, यस। तो ये एक्सएल क्या जाएगा, √18। अब जब आप √18 को सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का क्या होता है 25। तो ये आ जाएगा 4.2 लगा लो, 4.2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो कितना आ जाएगा, 4 8 8 16, 6 कैरी 17, 17.64। नहीं, एक काम करो 4.34 लगा लो, तो एक्सएल क्या आ जाएगा 4.34 ओम। ये आ गया हमारे पास एक्सएल, ये आ गया हमारे पास क्या, एक्सएल। अब आपको आगे इसको सॉल्व करना है, आगे इसको सॉल्व करना है कैसे, हेंस एक्सएल किसके बराबर होता है, 2 पाई ओमेगा एल के बराबर होता है ना वैसे एक्सएल, एक्सएल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल, और 2 पाई म्यू एल, हाँ ना। तो पुट कर लो 2 पाई म्यू इंटू एल इज इक्वल टू 4.34। तो यहाँ से एल क्या आ जाएगा, 4.34 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 50, बराबर है। अब इसको आप लोग सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो, बराबर है, एल यहाँ से आ जाएगा। सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था, कोई हमने इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाई नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो गिवन वैल्यूज है उन गिवन वैल्यूज के साथ कैसे खेलना है। अब कोई बच्चा है ना जो अब कैसे समझेगा वो कि यहाँ से ये जो फाई है, फाई से हमें कॉस फाई लगाना पड़ेगा और जेड से आर निकालना पड़ेगा। अरे बात को समझो, आर यहाँ से निकालना, ये दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, ये बात दिमाग में क्लिक नहीं करेगी, क्लियर है एग्जाम टाइम पे।
क्लियर है, हाँ या ना? क्या दूसरा तरीका था इसको करने के लिए? अगर मैं बोलूं दूसरा तरीका, यस दूसरा तरीका था, बिल्कुल हो जाता, उसके अलावा भी होता। आपको यहाँ जेड की वैल्यू पुट करनी थी, आर उधर कर देते, एक्स की वैल्यू नहीं, एक्स निकालना ही पड़ता आपको, बराबर है? ठीक, फटाफट नोट कर लो बेटा। तो गाइज हमारे पास अगला सवाल है, अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है, देखो मैं कहना चाह रहा हूँ सवाल हमारे पास क्या है, एक बार ट्राई करो बच्चा, बहुत सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपसे हो जाएगा, ट्राई करो। 5 4 3 2 1 0। A capacitor and a resistor are connected in series with an AC source if the potential difference across C are 120 and 90 वोल्ट। हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी कॉमा आर 120 वोल्ट। आंसर, हमारे को क्या कर रखा है, कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो ये कैपेसिटर है और ये क्या है, रजिस्टर है। ये कैपेसिटर है और ये क्या है, रजिस्टर है, आर कनेक्टेड टू 120 एंड 90 वोल्ट। जो कैपेसिटर का दे रखा है वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर दे रखा है 120 वोल्ट एंड वोल्टेज ऑफ रजिस्टर दे रखा है 90 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। एंड इफ द आरएमएस करंट, ये भी आरएमएस ही है, जो गिवन होता है वो आरएमएस होता है, गिवन जो होता है वो क्या होता है, आरएमएस होता है। ठीक, तो जो आई आरएमएस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 एम्पियर। कैलकुलेट द इम्पीडेंस, हमें क्या निकालना है, इम्पीडेंस, हमें इम्पीडेंस निकालना है और पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट निकालना है, बराबर है? तो इम्पीडेंस कैसे निकाला जाए बच्चा, आंसर बेटा ये बहुत हलवा सवाल है, बहुत हलवा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये, है ना? इम्पीडेंस आप कैसे निकालोगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, इम्पीडेंस कैसे आ जाएगा, इम्पीडेंस, कैलकुलेट द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस यानी जेड निकालना है। जेड कैसे निकालोगे आप, आपको वीसी दे रखा है, वीआर दे रखा है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, z इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वी एल का स्क्वायर माइनस, सॉरी वी सी आ जाएगा ना यहाँ पे, तो वी सी का स्क्वायर माइनस प्लस में वी आर का स्क्वायर, तो यहां से तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, तो z क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट वी सी कितना है, वी सी है मेरे पास 120, तो ये आ जाएगा 120 का स्क्वायर प्लस वी आर कितना है बच्चा, वी आर है 90 का स्क्वायर, है ना? हाँ खत्म, इसे सॉल्व करना है बस। तो z क्या आ जाएगा हमारे पास, z आ जाएगा हमारे पास 120 का स्क्वायर, खोलो इसको, वैसे खोलने की भी जरूरत ऐसा सच इतना है नहीं, ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ऐसा करो 120 में से 10 बाहर निकाल लो, समझ में आती है बात तुम्हें? देखो 120 में एक 10 है ना, 120 में एक 10 है और यहाँ पे भी एक 10 है, 90 में भी क्या है, एक 10 है, 120 में भी एक 10 है, 10, उस 10 का 12 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हो ना इसको, 12 इंटू 10 का होल स्क्वायर आएगा, तो 120 ही, इस 10 का स्क्वायर और इस 10 के स्क्वायर को, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 10 का स्क्वायर होल स्क्वायर 90। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर, यहाँ से 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और 10 का स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा, 10, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट, हमारे पास क्या बचेगा अंदर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू में 10 अंडर रूट 5 और ये हो जाएगा 12, 2 एक कैरी और 225, हाँ है ना? अरे हाँ है ना, अब 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू में 10 इंटू में 15, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 ओम, बराबर है? यस। बी क्या निकालना है, पावर फैक्टर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बी पार्ट है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, पावर फैक्टर इज cos फाई, पावर फैक्टर इज cos फाई, cos फाई क्या होता है बेटा, cos फाई बराबर होता है किसके, r बाय z के, तो z तो आपको पता लग गया, पर r आपको अभी नहीं पता है, r आपको अभी नहीं पता है। मैं कहता हूं एक बहुत आसान तरीका है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किससे, आई नॉट से, आई आर एम एस से, दो चीजें,
या तो आर को निकाल लो, वोल्टेज दे रखा है, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज दे रखा है, करंट तो सीरीज में सेम रहता है तो करंट तो पूरे सर्किट में सेम रहेगा, करंट दे रखा है, या तो यहां से आर निकाल लो, या दोनों तरफ ऊपर नीचे आई नॉट से मल्टीप्लाई करा दो, आई नॉट से मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, दो तरीके बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई आर एम एस। तो क्या हो जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर डिवाइड बाय आई आर एम एस इंटू में जेड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, cos फाई इज इक्वल टू में आई आर एम एस इंटू आर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, अरे आई आर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ना, वी आर क्या आ जाएगा, आई आर एम एस इंटू में आर, यस वी आर डिवाइड बाय में आई आर एम एस इंटू में जेड। तो यहाँ से वी आर कितना है, वोल्टेज के अक्रॉस जो रजिस्टर है हमारा 90 है, तो ये आ गया 90, आई आर एम एस हमारे पास 3 है और जेड हमारे पास कितना है 25, 25 नहीं 15, सॉरी 15, तो 15 छिक 90, 15 छिक 90, 3 दूनी, तो cos फाई कितना आ गया 2। एक सेकंड में आंसर का क्रॉस चेक कर लूं, शुड आई क्रॉस चेक द आंसर, एक सेकंड यार, नहीं, अच्छा, अरे अरे मूर्खों, ये 150 है यार, जेड कितना है 150 है, मैं वही कह रहा, मैंने ऑफलाइन में कहा था आंसर कुछ और आए थे यार, 150 है, जेड कितना है 150 है, तो बोल भी तो नहीं रहे हो तुम लोग, अरे cos फाई की वैल्यू 2 कैसे हो सकती है यार, फेज डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता था 1, अरे cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है ना, तो यहाँ से भी दिमाग लगाते थे, आंसर गलत था ये वैसे भी, है ना, तो यहाँ पे कितना है 150 है, 0 से 0 गया, ऐसे कटेगा नहीं ये, 90 डिवाइड बाय 3 इंटू में 150, 0 से 0 गया, 3 तियां 3 पंजे 1/5, 1/5, आई आर एम एस कितना है 3, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 बराबर है रेडियन, रेडियन ठीक है, 1/5 बराबर है, यस यस, फटाफट नोट कर लो इसको बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब वो आंसर दिखा रहा है 3/5, हमने कहीं तो गलती करी है, हमने गलती करी है, वी आई आर एम एस जेड, आई आर एम एस इंटू जेड, ये 150, 10 इंटू 15, 10 इंटू 15, 10 इंटू 15, जेड निकालना था, वी एल, बेटा यार एक बात बताओ ना मुझे थोड़ा सा ना, एक बार ये फॉर्मूला ये ऐसा होता है ना, ई आर एम एस, अरे ई होता है ना या वोल्टेज वी आर एम एस, टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना ये, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें क्या करना था, थोड़ा खोलना था, तो वी आर एम एस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आर एम एस, तो वी आर एम एस को जब आप खोलोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आर एम एस इंटू में जेड, अरे वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना, जेड का थोड़ी होता है, ध्यान थोड़ा पता नहीं कहाँ है यार साला, वी आर एम एस क्या हो जाएगा, ये आई आर एम एस इंटू जेड, यहाँ से जेड क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 3, जेड क्या आ जाएगा यहाँ से डिवाइड बाई 3, तो जेड कितना आ जाएगा, सो सॉल्व करके 150 बाई 3, तो कितना आ गया 50 ओम, तो जेड आ गया 50 ओम, तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कितना 90 डिवाइड बाई 3 इंटू 50, 0 0 3, तो यहाँ से cos फाई क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5, ये हमारे पास क्या आ गया पावर फैक्टर, क्लियर है, क्लियर है, आसान था बस सिली मिस्टेक्स थी, बराबर है, ओके नोट कर लो बेटा। तो बेटा हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है चॉक कॉइल। क्या होता है चॉक कॉइल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो हम क्या करते हैं, चल रहा है ये, यस देखो हम लोग क्या करेंगे, चॉक कॉइल होता क्या, मैं तुम्हें कहानी के जरिए समझाता हूँ। देखो क्या होता है, मान लो ना आपके घर में एक पंखा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पंखा, ठीक है, पंखा लगा हुआ है, ठीक है। अब पंखा जो लगा हुआ है, अब तुमने क्या करा, पंखा लगा हुआ है, तुमने क्या कर रखा है, अब मान लो तुम्हें एक चीज पहले ये पता है ना कि अगर यहाँ पे एक रजिस्टर है,
तो रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर यूज होती है वो क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर। अगर वोल्टेज वी है तो वी स्क्वायर बाय आर। अगर मैं पावर की बात करूं, याद है ना, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आता था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, जो पी एवरेज आता था, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर क्या, फाई की वैल्यू क्या होती थी, 0 डिग्री, और कॉस फाई कॉस 0 कितना होता था, 1। याद है, इंडक्टर के लिए जो पावर आती थी या कैपेसिटर के लिए जो पावर आती थी वो आती थी 0। इतना याद है ना, रजिस्टर के लिए पावर ये होती थी, इंडक्टर के लिए 0 होती थी, और कैपेसिटर के लिए भी पावर क्या होती थी, 0। ठीक है, यहां से कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो जैसे तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा होगा पंखा, मेरा भी चल रहा है यहाँ पे, तो ये पंखा चल रहा है। अब ना तुम्हें ठंड लगने लग गई, तुमने पंखे को कम कर दिया। अब देखो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और पंखा क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये तो सिंपल फिनोमिना है, सबको पता है। मोटर क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, और पंखा घूम रहा है। ठीक है, पंखा घूम रहा है, मान गए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मान लो तुमने पंखे को कम करना चाहा, क्या करना चाहा, कम। अगर तुमने पंखे को कम, मान लो 4 पे चल रहा है, मेरा 4 पे चल रहा है, तुमने चाहा कि वो 3 पे चले। अब 3 पे थोड़ा कम करना है, 3 पे क्या करना है, थोड़ा कम करना है। अब यार, अब तुम चाह रहे हो कि पंखा कम हो जाए, तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल सप्लाई कम करनी पड़ेगी, तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई कम करना पड़ेगा, तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई, तुम्हें बिजली कम सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो। यस यस यस। अब ये कैसे संभव है, तो मैंने कहा सिंपल तरीका है। ऐसा करो कि अगर ये हमारा एसी सोर्स है और यहाँ पे हमारा कोई पंखा लग रखा है, मान लो, है ना, यहाँ पे कोई क्या लग रखा है, पंखा लग रखा है ना, तो ये पंखा लग रखा है। अब तुमने क्या करना है, पंखे को कम करना है, तो पंखे की रफ्तार कम करनी है, तो यहां से तुम्हें करंट को कम भेजना पड़ेगा। करंट को कम भेजो, करंट को कम भेजो। अब करंट तो भैया उतना ही निकलेगा यार, अब जितना आ रहा है यार, करंट की सप्लाई थोड़ी रोक दोगे, करंट की सप्लाई थोड़ी रोक दोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा देते थे। पहले के टाइम पे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देते थे, यानी कि हम ना यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा देते थे। अब तो नहीं होता, अब तो जो नॉर्मल रेगुलेटर आता है बटन वाला, पहले ना थोड़ा बड़ा रेगुलेटर होता था, वो इतना, पता नहीं ऐसे तुम्हारे घर वालों ने कभी देखा हो तो, है ना, ऐसे वो गोल गोल घुमाते थे उसको, ऐसे टन टन टन, वो रेगुलेटर घुमाते थे। इससे क्या होता था, रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, इससे क्या होता था, रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। अब सीन क्या है, अब सीन क्या है, यहां से करंट आ रहा है मान लो, अब मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो आगे करंट उतना ढंग से फ्लो होगा नहीं, यानी करंट कम हो गया। करंट वोल्टेज उतना ही है, रेजिस्टेंस बढ़ा के हमने करंट को घटा दिया। अब करंट घट गया, करंट घट गया, तो अब इस पंखे के पास करंट कम जाएगा। अब अगर करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा, तो ये पंखा भी कम कम घूमेगा। तो पहले ऐसा होता था, पंखा 1 पे घूम रहा है, 2 पे घूम रहा है, 3 पे घूम रहा है, हम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ाते रहते थे। पर इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि करंट तो यहां से उतना ही निकल रहा है, करंट तो यहां से उतना ही निकल रहा है, मान लो जितना पहले निकल रहा था उतना ही निकल रहा है। कुछ करंट को ये रेजिस्टेंस खा जा रहा है। मतलब खा कैसे जा रहा है मैं बताता हूं। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस ना पावर कंजम्पशन करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, पावर कंजम्पशन करता है। तुमने देखा हो कि कोई तार में करंट बह रहा है या वो गर्म हो जाती है कोई चीज, है ना, वायर गर्म हो जाती है। वायर गर्म कैसे हो गई है यार, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब करंट यहां से उतना ही आ रहा है, लेकिन ये पंखे को जितना कम कर रहा हूं मैं, मतलब जितना बटन दबा के कम कर रहा हूं, उतना करंट इसके पास जा रहा है, बाकी करंट ये रजिस्टर खा जा रहा है। और क्या कर रहा है, पावर का कंजप्शन, यानी पावर का, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस एसी में जो करंट का कंजप्शन होता है वो क्या होता है, पावर का IRMS इंटू VRMS। यानी अगर यहां से जितना करंट पहले आ रहा था उतना ही आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा कम हो जा रहा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस बाकी करंट को खा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि चाहे तुम अपने घर के पंखे को 1 पे चलाओ और मैं अपने घर के पंखे को 4 पे चलाऊं, अगर हम पुराने वाले रेगुलेटर का इस्तेमाल करें, पुराने वाले रेगुलेटर का, किसका, पुराने वाले रेगुलेटर, अब तो खैर वो नहीं आते, तो अगर मैं 1 पे चलाऊं तुम 4 पे चलाओ, मैं 1 पे चलाऊं तुम 4 पे चलाओ, बिजली का बिल दोनों का बराबर ही आएगा। बराबर आने का कारण क्या है, क्योंकि करंट तो उतना ही निकल रहा है सर्किट से, बराबर है। यस, ये रेजिस्टेंस उसको हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। हमने कहा ये तो बड़ा घाटा है यार, भैंस की टांग, जो आदमी पंखा 1 पे चला रहा है, 2 पे चला रहा है यार, उसका बिजली का बिल भी उतना ही है यार। हमने कहा यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
हमने एक सर्किट बनाना स्टार्ट किया और उस सर्किट में हमने बनाया क्या, इंडक्टर। हमने यहाँ पे लगाया इंडक्टर, क्या लगाया, इंडक्टर। हमने कहा ऐसा करेंगे भाई साहब, ये हो गया मान लो पंखा, पंखे का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, पंखे का अपना क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। हमने यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया, क्या लगा दिया, इंडक्टर। हमने यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दिया। अब इस इंडक्टर ने क्या किया, अब इंडक्टर ने क्या किया, अब यहां से करंट निकलेगा, क्या निकलेगा, करंट, क्या निकलेगा, करंट। अब इंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का अपना क्या होता है, एक रेजिस्टेंस। तो भैया अब अगर इंडक्टर है और पहले पंखा भी है, इंडक्टर पंखा दोनों है, देखो पंखा तो पहले भी था और पहले भी हमने एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा रहे थे बाहर से, है ना, लेकिन अब इंडक्टर और पंखा आ गया है तो अब रेजिस्टेंस हो जाएगा जेड, और जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, या ऐसे कर लो, क्या क्या नाम है इसका, एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है वी बाय, अरे वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर, आर यहाँ पे क्या है, जेड है, तो जेड। पहले वाले केस में सिर्फ आर था तो करंट, हम आर को बढ़ा के करंट कम कर रहे थे। दूसरे वाले केस में हमने जेड कर दिया, यानी इंडक्टर भी ले आए। अब जेड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, यानी हमने एक्सएल बढ़ा दिया। और जब हमने एक्सएल को बढ़ा दिया, जब हमने एक्सएल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो यहां से ये वैल्यू बढ़ गई तो करंट क्या हो जाएगा, कम। अब जब बचपन में मैंने इसको सुना तो मैंने कहा यार तो बकैती है, क्या मतलब, पहले वाले केस में तुमने क्या किया था, इस वाले केस में तुमने क्या किया था, तुमने रेजिस्टेंस को ही तो बढ़ाया था। अरे यार तुम्हें बात समझ में भी आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम्हारे पास दिमाग है, दिमाग है तुम्हारे पास। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस केस में क्या हो रहा था, हमारे पास अगर ये सोर्स है, यहाँ पे क्या है, फैन है, मान लो एक फैन है, और यहाँ पे क्या है, एक एसी सोर्स है, हाँ है ना। पंखे का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, अपना एक रेजिस्टेंस होगा। पहले हम क्या कर रहे थे, एक रजिस्टर लगा रहे थे, एक क्या लगा रहे थे, रजिस्टर, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, करंट को कम कर रहे थे, है ना। V इज इक्वल टू आई आर होता था, तो यहाँ से हम क्या कर रहे थे, I को V बाय आर, हम R को बढ़ा रहे थे और I क्या हो जा रहा था, कम। R को बढ़ा रहे थे तो I क्या हो जा रहा था, कम। लेकिन इसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था, क्योंकि पावर एट रेजिस्टेंस, पावर रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होती है, आई आर एम एस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, हाँ है ना। लेकिन बाद में हमने क्या किया, हमने क्या किया दूसरे केस में, हमने यहां से रजिस्टर को हटा के एक इंडक्टर की कॉइल लगा दी। ये पंखा हमने यहां पे लगा दी एक कॉइल, अब ये कॉइल क्या कर रही है बेटा, अब यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर नहीं, V इज इक्वल टू आई जेड लगेगा, आई जेड लगेगा। अब मैंने कहा I इज इक्वल टू क्या आ गया, V बाई जेड, तो अब I इज इक्वल टू क्या आ गया, V बाई जेड का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। मैंने कहा भैया रजिस्टेंस तो तुमने अभी भी बढ़ा दिया, लेकिन इसको बढ़ा के यहाँ पे क्या हो गया, करंट कम हो गया। पर सीन क्या हुआ ना, इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर कंजम्पशन होता है वो जीरो होता है। इंडक्टर पावर कंजम्पशन नहीं करता, हमारा फायदा था, पावर एट इंडक्टर इज जीरो, पावर एट इंडक्टर इज जीरो। लास्ट क्लास में करवाया है, लास्ट टॉपिक, पावर इंडक्टर के क्रॉस क्या होती है, जीरो, पावर इंडक्टर के क्रॉस क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे जीरो पावर कंजम्पशन हुई, बात समझ में आ रही है। तो बेटा होता क्या है, चौक कॉइल, चौक कॉइल में क्या होता है, हम रेजिस्टेंस को घटाएंगे, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के साथ साथ हम इंडक्टर को बढ़ाएंगे, इंडक्टेंस को इंक्रीज करेंगे। यही होता है हमारे पंखे के अंदर, जो हमारे छोटे वाले रेगुलेटर होते हैं ना, ये जो घुमाते हैं, इनके अंदर चौक कॉइल होती है। अब वो चौक कॉइल के अंदर क्या होता है ना, अपन लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे पंखा कम करते हैं हम उसका इंडक्टेंस बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम पंखा कम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है। हम इस वैल्यू को बढ़ाते हैं और इस वैल्यू को बढ़ाने से करंट क्या होता है, घटता है। और करंट घटने से क्या होता है बेटा, इसमें इस केस में पावर कंजम्पशन, पावर एट इंडक्टर क्या होता है, जीरो। और इस केस में क्या होगा बेटा, करंट घटेगा। हम जैसे जैसे उसको घुमाते हैं ना, घुमाते घुमाते घुमाते,
उतनी ज्यादा चॉक कॉइल के अंदर हम वहां पे ना क्या होता है, एक चॉक कॉइल होती है ऐसे गोल सी, और उसके अंदर क्या एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, उसे हम इंसर्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है। ये ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट और कम होगा, हाँ है ना, और जिसकी वजह से क्या होता है, करंट कम हो जाएगा तो पंखा धीरे धीरे चलेगा। और पावर कंजम्पशन कितना है कॉइल का, जीरो, चॉक कॉइल का जीरो, पावर सिर्फ यही ले रहा है ना, तो पावर बिजली का बिल सिर्फ इसकी वजह से आएगा जितना करंट इस पे जाएगा। क्लियर है, कितना आसान तरीका था, कितना अच्छा तरीका था, है ना। चॉक कॉइल क्या होता है, चॉक कॉइल इज अ डिवाइस हैविंग हाई इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ाएंगे हम लोग, एंड नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन एसी सर्किट, एसी सर्किट के अंदर हम करंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। द पावर लॉस इन सर्किट इज कंटेनिंग चॉक कॉइल इज लीस्ट, पावर कंजम्पशन क्या होगा, लीस्ट, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस तो जीरो है, पर फैन के अक्रॉस तो होगा ही, पंखे के अक्रॉस तो होगा, पंखे के अक्रॉस तो पावर कंजम्पशन होगा, बराबर है। नोट कर लो बेटा इसको। तो गाइज हमारे पास अगला सवाल है, एक सवाल है हमारे पास, एक बार ट्राई करो इस सवाल को, कि वैसे हो जाना चाहिए आप लोगों से ये, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास सवाल है, एन इंडक्टर 200 मिली हेनरी गिवन दे रखा है, एन इंडक्टर, एक इंडक्टर है जिसका एल दे रखा है 200 मिली हेनरी। बेटा 200 मिली हेनरी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मिली का मतलब क्या हो, 10 की पावर -3, और 200, चलो सिंपल लिख देता हूँ मैं इसको, 200 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। 500 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, 500 माइक्रोफेराड, 500 इंटू 10 की पावर -6 फेराड, एंड रजिस्टर 10 ओम, और एक रजिस्टर दे रखा है 10 ओम का, आर दे रखा है 10 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 100 वोल्ट, VRMS दे रखा है बेटा कितना, 100 वोल्ट, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर फैक्टर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स से मतलब AC सोर्स से कनेक्ट कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी, ए कह रहा है वो फ्रीक्वेंसी निकालो, वो फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी, कह रहा है वो फ्रीक्वेंसी निकालो, वो फ्रीक्वेंसी निकालो जिसमें पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी पे हो, यूनिटी हो यानी 1 हो। बेटा पावर फैक्टर इज यूनिटी, पावर फैक्टर इज यूनिटी, इसका मतलब क्या है, cos फाई इज इक्वल टू कितना है, 1, और बेटा cos, देखो cos फाई की वैल्यू क्या होती है, R/Z, cos फाई R/Z होता है। अब cos फाई पावर फैक्टर है तो ये कितना है, 1 इज इक्वल टू R/Z, तो यहां से R किसके बराबर या Z किसके बराबर आ जाएगा, R के, यानी कि अगर यहां से काम की बात है बहुत, यानी अगर पावर फैक्टर 1 है, अगर पावर फैक्टर हमारे पास 1 है, अगर पावर फैक्टर हमारे पास 1 है तो R किसके बराबर होगा, Z के, और अगर R Z के बराबर है तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे Z R के बराबर हो जाता है, VL - VC 0 हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को याद है ना, VL - VC 0 तो Z R के बराबर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू R, फ्रीक्वेंसी at which power factor is unity is resonance frequency। ये रेजोनेंस की कंडीशन है ना, Z R के बराबर हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू में या म्यू इज इक्वल टू में 1/2 पाई √LC, या अगर आपको ओमेगा का फॉर्मूला याद है, ओमेगा इज इक्वल टू में 1/√LC, तो ओमेगा को आप 2 पाई म्यू करके निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू में 1/2 इंटू में 3.14 इंटू में √LC, ये इसको ऐसे रख दो पाई को, पाई 2 पाई √L कितना है, L है हमारे पास 200,
एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 की पावर -1, ये 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल, अभी 2 से ये गया तो कितना बच जाएगा, ये 5 इंटू 10 की पावर -4, यही बचेगा ना, 5 इंटू 10 की पावर -4, यस यस। तो ये म्यू कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा मान लो 20 निकाल लूँ इसमें से, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, ठीक है, जरूरत नहीं, हाँ हो जाएगा। एक काम करो, 2 पंजे 10 इंटू में 10 की पावर -5 हो जाएगा ना, 2 पंजे 10 10 की पावर -5, इसको ऐसा करो, ऐसे लिख लो, म्यू इज इक्वल टू में 1/2 पाई 100 इंटू 10 की पावर -6, एक जीरो और निकाल दे, 10 की पावर -6 बढ़ जाएगा वो, अब ये 10 की पावर -6 ऊपर देखो बाहर निकालो इसको, म्यू इज इक्वल टू में 1/2 पाई 100 बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा 10, और ये बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, अच्छा सिंपल सॉल्व कर देता है यार, 10 की पावर 4, कितना बेवकूफ आदमी हूं मैं, अबे 10 इधर गया, 10 की पावर -4 हो जाएगा, ये 10 की पावर -4 रूट से बाहर आएगा, 10 की पावर कितना बचेगा -2, रूट से बाहर आएगा तो ऊपर जाएगा तो म्यू कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 पाई, 2 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 50/पाई हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी आ गई, किसकी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई, ये क्या आ गई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ गई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बराबर है, यस। अगला पार्ट हमारा क्या निकालना है, करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे कितना करंट फ्लो होगा, इस फ्रीक्वेंसी पे कितना करंट फ्लो होगा, सेकंड, करंट एट दिस फ्रीक्वेंसी, तो बेटा इस फ्रीक्वेंसी पे कितना करंट फ्लो होगा, इस फ्रीक्वेंसी पे कितना करंट फ्लो होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू VRMS इज इक्वल्स टू में IRMS इंटू में Z, क्योंकि LCR सर्किट है, पर इस फ्रीक्वेंसी पे, एट दिस फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, कह रहा है एट दिस फ्रीक्वेंसी, ये तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एट दिस फ्रीक्वेंसी Z किसके बराबर होता है, R के, तो यहां से क्या आ जाएगा, VRMS इज इक्वल्स टू IRMS इंटू में R, तो मैं Z की जगह क्या लिख दूंगा, R, हो गया, R तो दे रखा है, आपको Z निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचना कि आपको इन तीनों से सॉल्व करके पहले Z निकालना है, क्योंकि अरे हाँ या ना, एट दिस फ्रीक्वेंसी बोला है उसने, तो यानी रेजोनेंस, इसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या निकालना है, Z, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, IRMS क्या आ जाएगा, V कितना है हमारे पास 100 डिवाइड बाय R कितना है 10, तो कट गया, कितना आ गया 10 एम्पियर, तो करंट आ गया 10 एम्पियर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद है, Q, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल्स टू में 1/R अंडर रूट L बाय C, याद होगा, Q इज इक्वल्स टू में 1/R कितना है 10 अंडर रूट L, L कितना है बेटा, L है हमारे पास, L है हमारे पास, L है हमारे पास कितना, कहाँ है, ये रहा 200 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 500 इंटू 10 की पावर -6, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना, Q क्या आ जाएगा हमारे पास 1/10 अंडर रूट, 2 जीरो कैंसिल, 2/5 इंटू 10 की पावर 3, -3 बचेगा ना यहाँ पे, अरे 3 से 3 गया, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऐसे कर लो, अरे हाँ या ना, तो ये 3 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब ऐसा करो, Q इज इक्वल्स टू में 1/10 अंडर रूट, 2000 को निकाल लो बाहर, बाय 5, ऐसे कर लो, तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू 1/10 अंडर रूट में 400 आ जाएगा, अंडर रूट 400 आ जाएगा। अब 400 किसका होता है 20 का, तो Q क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 10, तो Q कितना आ जाएगा 2, तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर आ गया 2। तुम देखो ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, लेकिन प्रीवियस ईयर का सवाल है, लेकिन न्यूमेरिकल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, कैसा है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, बराबर है, हाँ या ना, फटाफट इसको एक बार नोट कर लो, हमने करा कुछ नहीं, हमने पावर फैक्टर यूनिटी, बस आपको ना ये याद भी नहीं रखना, ये आपको ये याद भी नहीं रखना कि पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब होगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, नहीं, याद नहीं रखना, बेसिक बात है, cos फाई को हमने 1 रखा, R Z के बराबर आ गया, और यहां से अचानक आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर R Z के बराबर है तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, वरना ऐसे कौन सी फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे भाई तुम, कौन सा फॉर्मूला लगा के कौन सी फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे तुम, हाँ या ना, यस, तो ये फटाफट से नोट कर लो, शाबाश बेटा। बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है
अ लाइट बल्ब, ये बहुत सिंपल सवाल है, पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी ने करा रखा था, मैंने कहा करा देता हूँ भाई साहब इसको, हालांकि मुझे कराने की जरूरत नहीं थी आंसर, अभी दिख गया मेरे उसमें ही, मैंने कहा उनको किया ऑफलाइन वालों को कराया है तो मैं भी करा ही देता हूँ, है ना। देखो बहुत हलवा सवाल है, बहुत हलवा सवाल है, जो अभी तुमने सवाल किए उनके कंपैरिजन में तो बहुत ही लीचड़ सवाल है। देखो, अ लाइट बल्ब रेटेड एट 100 वाट गिवन दे रखा है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, प्लीज यार एटलीस्ट यार ये सवाल तो तुमसे होना चाहिए, कम से कम एक तो करके जाना चाहिए ना, 4 में से, बाकी 3 हुए थे, हुए थे बाकी 3, अगर हुए हो तो बता देना मुझे ना, हाँ भैया हो गए थे, ठीक है। अ लाइट बल्ब रेटेड एट 100 वाट, गिवन दे रखा है बेटा, पावर दे रखी है। अब जो गिवन दे रखा होता है वो जो गिवन दे रखा होता है वो क्या होता है, आरएमएस होता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो गिवन दे रखा होता है वो आरएमएस होता है। क्या होता है, आरएमएस, आरएमएस। तो पावर आरएमएस दे रखा है कितना, 100 वाट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई, तो वी आरएमएस कितना दे रखा है बेटा, 220 वोल्ट सप्लाई। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। आय हाय राम, पहले क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पी वी आर का फॉर्मूला वी नो दैट पावर आर एम एस इज इक्वल्स टू में वोल्टेज आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, वोल्टेज आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा मेरे पास, वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय पी आर एम एस। तो वी आर एम एस कितना है, 220 इंटू 220 स्क्वायर ना, इसका 220 इंटू 220 स्क्वायर इंटू में डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल। तो रेजिस्टेंस यहाँ से क्या आ गया, 484 ओम, है ना। 22 22 को मल्टीप्लाई करोगे 484 आएगा, बराबर है, यस, 22 का स्क्वायर। देखो अगला हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या रहा है, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। पीक वोल्टेज क्या होता है बेटा, पीक वोल्टेज हमें निकालना है वी नॉट। क्या निकालना है, वी नॉट। और हम सभी जानते हैं वी नॉट क्या होता है, वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट बाय रूट टू, वी नॉट बाय रूट टू, वी नॉट बाय रूट टू। तो यहाँ से आप वी नॉट निकाल सकते हो, कितना आएगा, वी आर एम एस इंटू में रूट टू। तो वी नॉट आ जाएगा, वी आर एम एस कितना है, 220 इंटू रूट टू 1.414, इसको मल्टीप्लाई करोगे वी नॉट इज इक्वल टू 310.311.3 समथिंग आता है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, 311.3 समथिंग वोल्ट आएगा शायद, अगर मैं सही हूं तो, बराबर है। अगला क्या कह रहा है, द आर एम एस थ्रू द बल्ब, क्या, द आर एम एस करंट थ्रू द बल्ब आएगा शायद, यहाँ पे आएगा द आर एम एस करंट थ्रू द बल्ब। तीसरे में क्या निकालना है, करंट निकालना है। तीसरा पार्ट क्या है, करंट, वो भी आर एम एस, हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, आप लोग जानते हो पी आर एम एस किसके बराबर होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो यहाँ से आई आर एम एस क्या आ जाएगा, पी आर एम एस डिवाइड बाई वी आर एम एस। तो पी आर एम एस कितना है बेटा, पी आर एम एस है हमारे पास 100 और वोल्टेज है 220, 0 से 0 कैंसिल। तो आई आर एम एस क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 बाय क्या करना है, 5/11, 5/11 को सॉल्व करोगे 0.4, 4 पे गया 6 बचा, 6 66 पंजे 66, ठीक है 6 60 ना, पंजे जाएगा 55, पंजे 55 फिर 50 फिर 4 पे जाएगा 4 एम्पियर। तो यहाँ से आई आर एम एस क्या आ गया, 0.454 एम्पियर। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आई आर एम एस आ गया, क्लियर है। तो ऐसे अगर जो ये 2-2 रुपए के सवाल हो, इन 2-2 रुपए के सवालों को तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, क्लियर है ना। ये था हमारा पावर के ऊपर सवाल, मैंने हर तरीके का सवाल करा दिया पावर के ऊपर। चौक कॉइल मैं बता चुका हूँ, चौक कॉइल क्या होता है, बराबर है ना, है ना। मैंने सोचा था आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, पर सवाल में निकल गया, चौक कॉइल में निकल गया, इसमें 40-45 मिनट हो गए। एक लास्ट ट्रांसफार्मर है और मतलब कोशिश ये रहेगी इस वीक में हम अपना 8वां चैप्टर खत्म कर दें, 2-3 लेक्चर का चैप्टर है, बराबर है, ओके। अगला फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, बाय। आज का होमवर्क क्या है आपका, आपका आज का होमवर्क है, आपका आज का होमवर्क है, आपका आज का होमवर्क है, आपने लास्ट क्लास में इस पूरे चैप्टर को लिख के प्रैक्टिस किया होगा, आपने लास्ट क्लास में पूरे चैप्टर को लिख के प्रैक्टिस किया होगा, बराबर है ना, यस। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार और दोबारा एक बार और, वंस मोर, एक बार और पूरे चैप्टर को लिख के प्रैक्टिस करो। अब पूरे चैप्टर को लिख के मत प्रैक्टिस करो, अब जैसे कोई डेरिवेशन है उसको दोबारा करो, कोई फॉर्मूला आ रहा है उसको दोबारा करो, सवाल जरूर करने हैं जो मैंने नोट्स में सवाल करा रखे। और तुम देखो हर टॉपिक के बाद आपको 2-3
सवाल करा रखे, बराबर है ना, हाँ है ना। तो हर सवाल को भी एक बार दोबारा ट्राई करो और डेरिवेशंस को दोबारा करो, एक बार और करो यार, एक बार और करो, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें समझ में आएगा कहाँ VRMS है, कहाँ V एवरेज है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। क्लियर है बच्चा? क्वालिटी फैक्टर क्या है, जब दोबारा दोबारा करोगे ना, जैसे क्वालिटी फैक्टर वाला टॉपिक है उसको दोबारा लिख के प्रैक्टिस करो, क्या होता है, फॉर्मूले सारे, एक अपनी शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनाओ जिसमें फॉर्मूलेज लिखो चैप्टर के, है ना। वो तब होगा जब आप खैर पढ़ लोगे, अभी कुछ पढ़ा है नहीं आप लोगों ने और नंबर आपके आते नहीं, बराबर है ना। ये क्लियर है? ओके, टेक केयर, बाय बच्चा।